अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत की कंफ्यूजन और फैसला साजी में ताखीर मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है और खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट की तरफ बढ़ सकता है। शहबाज शरीफ बताएं कि अगर उनमें मुश्किल और सियासी तौर पर गैर मकबूल फैसले करने की हिम्मत नहीं है और बतौर सियासी लीडर अवाम को उन मुश्किल फैसलों पर एतमाद में लेने की सलाहियत नहीं है, तो मुल्क की इंतहाई बुरी मुआशी सूरत हाल का पता होने के बावजूद उन्होंने वजारत उज़्मा का ओहदा क्यों कबूल किया। मुल्क की मईशत में गैर यकीनी की सूरत हाल है और मौजूदा हुकूमत पर मार्केट्स का एतमाद कम हो रहा है। आज डॉलर 190 रुपए से ऊपर चला गया है। स्टॉक मार्केट में आज भी 650 पॉइंट्स की मंदी हुई और इंडेक्स 43,000 की सतह से भी नीचे आ गया। अप्रैल की महंगाई 13% से ऊपर रही है और मई के महीने में उसमें मजीद इजाफे का खतरा है। इमरान खान के वजीर आजम होते हुए ही महंगाई डबल डिजिट में जा चुकी थी और 13% के पास पहुंच चुकी थी, हर महीने बढ़ रही थी और स्टेट बैंक ने शरह सूद 12.25% कर दी थी। मगर अब हुकूमत को कमर्शियल बैंक से 15% की महंगी शरह सूद पर कर्ज लेना पड़ रहा है, यानी सूद की अदायगियों में इजाफा होगा, जिससे बजट खसारा और बढ़ेगा। क्योंकि कमर्शियल बैंक्स को पता है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल और बिजली पर 3 माह के लिए सब्सिडीज देने का ऐलान कर दिया था। फिर मौजूदा हुकूमत ने उसका तसलसल रखा, मगर इंतहाई बुलंद बजट खसारे के साथ हुकूमत के पास 300 अरब से ज़ायद सब्सिडी देने के पैसे नहीं हैं और वैसे भी इस माली साल में रिकॉर्ड खसारा होने जा रहा है। इसलिए वो हुकूमत से मनमाने रेट मांग रहे हैं, जिससे सूद की अदायगियों में इजाफे से खसारा और बढ़ जाएगा। और सोने पर सुहागा ये कि वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने वाशिंगटन में IMF से पेट्रोल, डीजल और बिजली पर अनफंडेड सब्सिडीज वापस लेने का वादा किया, जिसके बाद IMF ने प्रेस रिलीज में भी लिखा कि इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि फौरी एक्शन लेकर अनफंडेड सब्सिडीज को खत्म किया जाएगा, क्योंकि इन सब्सिडीज की वजह से IMF प्रोग्राम के तहत अगली किस्त पर मुज़ाकरात सुस्त हो गए थे। यानी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल गुज़िश्ता महीने IMF से वादा करके आए कि इमरान खान हुकूमत ने अपना इख्तिदार जाने के खौफ से जो बिजली और तेल की कीमतों में 3 माह के लिए कमी की थी, उसे वापस लिया जाएगा और कीमतों में इजाफा किया जाएगा। मगर फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तेल की कीमतों में इजाफे की ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने IMF प्रोग्राम में $2 अरब इजाफे की दरख्वास्त की, मगर फिर साबिक वजीर खजाना इसाक डार ने मीडिया पर आकर उसकी मुखालफत कर दी और मुतालबा कर दिया कि IMF के साथ नया मुआहदा किया जाए, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत ने इस IMF प्रोग्राम के लिए इंतहाई सख्त शराइत पर मुआहदा किया था। इसाक डार ने कीमतों में इजाफे की भी मुखालफत कर दी। यानी 1 महीने की हुकूमत में ही मुल्क के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल बेख्तियार नजर आ रहे हैं। अगर 15 मई को भी शहबाज शरीफ ओगरा समरी मुस्तरद कर देते हैं तो 18 मई को मिफ्ता इस्माइल ने IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए मुज़ाकरात करने हैं। तो अब वो किस मुंह से मुज़ाकरात करेंगे जब वो वाशिंगटन में IMF से इस बात पर इत्तफाक करके आए थे कि अगले मुज़ाकरात से पहले सब्सिडीज को खत्म करके कीमतों में इजाफा किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने सिर्फ $10.8 अरब के ज़रिए मुबादला के ज़खायर छोड़े थे, जो 2 महीने की दरामदाद के लिए भी काफ़ी नहीं है। उसमें भी सऊदी अरब ने $3 अरब इस शर्त पर दिए थे कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से निकला तो सऊदी अरब भी पैसे निकाल लेगा, यानी मुल्क के पास $7.5 अरब के ज़खायर रह जाएंगे, जो मुश्किल से 1.25 महीने की दरामदाद के लिए काफ़ी होंगे। बैरूनी अदायगियों में डिफ़ॉल्ट के खतरात बढ़ जाएंगे। और सोने पर सुहागा ये है कि सूरत हाल में बैनुल अक़वामी इदारे यानी वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे इदारे भी पैसे नहीं देंगे और खुदा न ख्वास्ता मुल्क श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ सकता है। इसलिए फौरी तौर पर IMF प्रोग्राम की बहाली और मुश्किल फैसलों की ज़रूरत है। इमरान खान हुकूमत ने IMF से वादों के बावजूद जो पेट्रोल, डीजल और बिजली पर सब्सिडी दी, उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। मुल्क लंदन से नहीं, पाकिस्तान से चलाने की ज़रूरत है। या तो मियां नवाज शरीफ और इसाक डार पाकिस्तान आकर मुल्क चला लें, या फिर शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल पाकिस्तान में रहकर मुल्क चला लें। एक मुल्क, 2 ममालिक से 2 वज़राए आज़म और 2 वज़राए ख़जाना के जरिए नहीं चलाया जा सकता। मुल्क के वज़ीर आज़म के काबीना समेत लंदन जाकर मशवरों से मुल्क नहीं चल सकता। इस वक्त 10 माह में रिकॉर्ड $40 अरब का तिजारती खसारा हो चुका है। इस साल का बजट खसारा भी 5,000 अरब रुपए से भी ऊपर होने का खदशा है, जो एक नया रिकॉर्ड होगा। गुज़िश्ता हुकूमत ने ज़र मुबादला के ज़खायर $10.8 अरब की खतरनाक सतह पर छोड़े हैं और पौने 4 साल में कर्ज में 18,000 अरब रुपए का इजाफा कर दिया था। यानी इस वक्त हर तरफ से मईशत मुल्क की तारीख की नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजर रही है और सूरत हाल फौरी फैसलों की मुतकाजी है। मगर इस वक्त हुकूमत सिर्फ मुआशी फैसलों में गैर यकीनी का शिकार नहीं है, बल्कि सियासी फैसलों में भी गैर यकीनी का शिकार है। और लंदन में इस हवाले से मुलाकात हो रही है। ख्वाजा आसिफ हमारे साथ मौजूद होंगे, जो इस मुलाकात में शरीक है नवाज शरीफ साहब के साथ, और उनसे पूछेंगे कि मुआशी सतह पर और सियासी सतह पर क्या फैसले हुए हैं। क्योंकि शाहिद खान अब्बासी की राय है कि अब हुकूमत वक्त पूरा करे और अगले साल अगस्त के बाद इंतखाबात हों। मगर इसाक डार, जो नवाज शरीफ के करीब हैं और वैसे भी लंदन में हैं, उन्होंने अक्टूबर में इलेक्शन का इशारा दिया और आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने BBC के लिए फरज जावेद को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हो सकता है कि नवंबर में आर्मी चीफ की तकर्री से पहले ही इंतखाबात हो जाए।
ये भी कहा जा रहा है कि नेक्स्ट आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट ताकि इमरान खान ना करें बल्कि शहबाज शरीफ करें, सिर्फ एक इस वजह से, सिर्फ इस एक नहीं हो सकता उस अपॉइंटमेंट से पहले हम इलेक्शन ही करा दें। पॉसिबिलिटी तो है ना, नवंबर से पहले। नहीं, नवंबर से पहले हो सकते हैं, तो फिर क्या होगा? मेरा ख्याल है उससे इस तरह हिसाब किताब हो सकता है कि निगरान हुकूमत उससे पहले चली जाए और नई गवर्नमेंट इंस्टॉल हो जाए, तो कोई भी आ सकता है। आज मरीम नवाज ने भी कहा कि इमरान खान की बुरी कारकर्दगी का टोकरा उठाने की जरूरत नहीं है, कलंक का टीका अपने मुंह पर लगाने की जरूरत नहीं है। मैं ये आपको बता दूं कि ये 1 महीने या 2 महीने का काम नहीं, जितनी गड़बड़ इमरान खान करके चला गया इसको 2-3 साल में रास्ते पे लाना मुमकिन होगा। मैं आज आप सबके सामने ये बात अपनी पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को, अपोजिशन की जमातों को, अवाम को गवाह बना के ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान की बदबूदार और बुरी कारकर्दगी का टोकरा अपने सर पे उठाने की जरूरत नहीं है। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कहती हूँ कि इमरान खान की बुरी कारकर्दगी जो एक कलंक का टीका है वो अपने मुंह पर लगाने की जरूरत नहीं है। इमरान खान को जाने दो आवाम में, ताकि आवाम इससे सवाल पूछे कि मुल्क का ये हाल क्यों किया। मगर हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी साफ कह रही है कि इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन के बाद मुआशी सूरत हाल को देखते हुए इंतखाबात होंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने आज बताया कि नवाज शरीफ से बात करने के बाद ये मौक़िफ़ दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप इलेक्शन पे चलें, तो हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? ये क्या कर लेगा इलेक्शन करवा के? पहले इसने क्या किया? 4 साल इसने क्या किया? और मैंने रात ही मियाँ साहब से बात की और उनको समझाया भी, और उनसे मैंने कंसल्ट भी किया। और उनकी कंसल्टेशन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे हमारे रिफॉर्म्स पूरे होते हैं, जैसे हमारे जो लो हैंगिंग फ्रूट टारगेट्स हैं वो पूरे होते हैं। लॉस तो बनाने दो, इस लॉ पे तो सारा झगड़ा है जिस पे ये सिलेक्टेड या कोई और सिलेक्टेड लाया जा सकता है। उसके बाद इलेक्शन में जाना है। वेदर इट टेक्स 3 months 4 months, देयर इज़ नॉट एन इशू। मेरी नज़र में पाकिस्तान अगर चला सकता है कोई, तो हम चला सकते हैं, ये नहीं चला सकता। कोई किसी की पोस्टिंग हो ना हो, कोई हो चीफ या ना हो, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारी पोजीशन ये है कि जैसे आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करा लें, आप लॉ में तब्दीलियाँ ले आएँ, उसके बाद अगर आपने इकॉनमी ऐसी है और आप समझते हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए, पार्लियामेंट समझती है, तो वी हैव नो इशू। लेकिन इमरान खान फौरी इंतखाबात के मामले पर डटे हुए हैं। इमरान खान के करीबी साथी शेख रशीद के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि किसी ने बात करनी है तो पहले इलेक्शन का ऐलान करें। ये बात उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के बाद कही। मैं इमरान खान से मिलके नीचे उतरा हूँ बनी गाला में। इमरान खान ने मुझे साफ कहा है कि किसी से मुलाकात नहीं होगी, किसी से फोन का जमीन फजाई राब्ता नहीं होगा हमें इलेक्शन की डेट से। और उन्होंने मुझे ये अंदिया दिया है कि बातचीत के लिए तैयार हूँ, पहले हुकूमत इलेक्शन की डेट से। जो जिम्मेदारान है वो इलेक्शन की डेट दें और फिर बात हो सकती है, इससे पहले बात नहीं हो सकती। 10 दिन पड़े हैं, 10 दिन में फैसला करें। अगर एक दफा लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया, उसके बाद लॉन्ग मार्च होगा और लॉन्ग मार्च इलेक्शन की डेट से पहले वापस नहीं होगा। नून लीग फंस गई है। उन्होंने सोचा कुछ और था, वो कुछ और गया है। हमारे हल्के जितने कमजोर थे उतने मजबूत हो गए हैं। बिजली महंगी करनी है, पेट्रोल महंगा करना है, गैस महंगी करनी है, महंगाई होनी है, तो वो हमारे खाते से तो उतर के इनके गले में चली गई। जो हमारी भी गलतियां तो इनके गले में पड़ गई हैं। इमरान खान सियासी तौर पर जिंदा हो गए। इमरान खान जो सियासी तौर पर बहुत नीचे चला गया था, वो बहुत ऊपर चला गया है। तो एक तरफ इमरान खान चाहते हैं कि फौज मुदाखलत करे, न्यूट्रल ना रहे, उनका साथ दे। मगर आज आसिफ जरदारी ने यह कहा कि पहली बार फौज गैर सियासी हुई है, तो क्या मुझे जनरल बाजवा को सैल्यूट करना चाहिए या उनसे लड़ना चाहिए? पहली दफ़ा अगर फौज ए पॉलिटिकल होती है तो मुझे बाजवा को सल्यूट करना चाहिए या उससे लड़ना चाहिए कि तुम क्यों ए पॉलिटिकल हुए हो? उससे ये नहीं कहा मुझे कि या किसी और को कि तुम जाके जरदारी साहब को वोट दो या शहबाज साहब को वोट दो। उनने सिर्फ ए पॉलिटिकल हुए कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ओथ पे रहे हैं, अब ओथ पे रहें तो गलत हैं, ओथ पे ना रहें तो भी गलत हैं। तो ये किस्सा नहीं चलेगा। ये शुक्र है मेरे मौला का कि इस एक्सरसाइज में हमें ये पता पड़ गया कि वो न्यूट्रल रह सकते हैं, वो ए पॉलिटिकल हो सकते हैं।
और इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि वो पॉलिटिकल रहें। मरीम नवाज ने भी आज कहा कि इमरान खान को शिकायत है कि जिन्होंने पहले सर पर बिठा रखा था वो अब साथ देने को तैयार नहीं। इमरान खान की गलाजत का टोकरा अफवाज क्यों उठाए? जब तक तुम्हारी कुर्सी रही इदारे बहुत अच्छे हुआ करते थे, अब तुम्हारे नीचे से कुर्सी खिसक गई तो तुम्हें मीर जाफर और मीर सादिक नजर आ गए। शिकायत सिर्फ ये है कि जिन्होंने पहले सर पे बिठा के रखा था अब वो साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारी गलाजत का टोकरा अफवाजे पाकिस्तान क्यों उठाए? तुम्हारी गलाजत का टोकरा तुम्हारी गलाजत है। इमरान खान, इसको तुम्हें ही अपने सर पे उठाना पड़ेगा इंशाल्लाह। इमरान खान 1.5 माह से मुसलसल ये कह रहे हैं कि उन्हें दौरा रूस की वजह से अमरीकी साजिश के जरिए हटाया गया, मगर रूस तो वो इस साल 23 फरवरी को गए थे। लेकिन अब वो ये भी कह रहे हैं कि वो जनरल फैज हमीद को DGISI रखना चाहते थे क्योंकि उन्हें ऑपोजिशन की साजिश का पिछले साल जुलाई में ही पता चल गया था। मुझे पता चल गया था ये पूरी इंट्रीग कर रहे हैं नून लीग वाले, और ये इनकी पूरी कोशिश थी ये सारी सर्दियों में ये जो इन्होंने किया है, ये पिछली मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ गवर्न कराने का। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा जो इंटेलिजेंस चीफ चेंज हो जब तक ये सर्दियाँ न निकले। मैंने तो अपनी कैबिनेट में, मैं तो ये ओपनली कहा था, ये छुपी बात नहीं है, मैं ओपनली ये कह रहा था कि जब मुश्किल वक्त है तो आप अपना मेन जो आपका इंटेलिजेंस चीफ है उसको चेंज नहीं करते, क्योंकि उसी वो आइज और ईयर्स है गवर्नमेंट की। तो यहाँ ये चला गया, ये तासुर ये दिया जा रहा है कि मैं वो इसलिए उसे रख रहा था, मैं जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहता था। इमरान खान वाज़ेह तौर पर एतराफ़ कर रहे हैं कि वो DGISI को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए उन्हें ओहदे पर रखना चाहते थे। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि फ़ौज को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, जबकि ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि फ़ौज मुदाखलत करे, चौकीदार मुदाखलत करे। हमारे इदारे कहते हैं कि जनाब हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल की अल्लाह ने इजाजत ही नहीं दी किसी को। आप या हक के साथ खड़े हैं या बातिल के साथ खड़े हैं, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। तो ये कहना, आप देख रहे हैं बड़े बड़े डाकू आके ऊपर बैठ गए हैं और कह जी मैं तो न्यूट्रल हूँ। हक और बातिल की जंग में आप न्यूट्रल हो जाएं, इसका मतलब आप बातिल का साथ दे रहे हैं। जब डाकू इस घर के ऊपर हमला कर दे तो चौकीदार ये नहीं कह सकता मैं न्यूट्रल हूँ। जनाबे वज़ीर आज़म चौकीदारों से जेलम मुतालबा करता है कि अपना फर्ज अदा करो, इलेक्शन कराओ। और हुकूमत जाने से पहले न्यूट्रल होने पर कह रहे थे कि अच्छा है। मुझे तो समझ नहीं आया कि इसमें क्या इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का है कि हम न्यूट्रल हैं, बड़ा अच्छा न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल इस जो ये मुल्क जिधर पहुंचा दिया गया है तो उनका अच्छा काम के कोशिश करें कि इसमें सोल्यूशन निकालें। इसमें कौन सी बुरी चीज है? उनको किसने कहा सोल्यूशन निकालने का? आपने कहा या अपोजिशन ने कहा? पहले तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि इसमें कोई बुरी चीज क्या है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि ये कि अच्छा जी कोई, यानी इसमें तो अच्छा है ना। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। उसने कौन सी ऐसी चीज की है मुझे बताएं? सिर्फ नवाज शरीफ की मदद नहीं की तो खिलाफ हो गया। लंदन में इस वक्त क्या फैसले हो रहे हैं मईशत के लिए भी और सियासत और अगले इलेक्शन के लिए भी? हमारे साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं जो लंदन में इस वक्त मीटिंग में भी शरीक हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया कि आपने मीटिंग से हमारे लिए वक्त निकाला है। दो अहम फैसले इस वक्त इतलाते हैं कि आप लोगों ने करने हैं, एक सियासी सिमत का और एक मुआशी सिमत का। मैं सियासी सिमत का सवाल पहले कर लूँ क्योंकि आपने भी एक इंटरव्यू में ये तासुर दिया कि अगले आर्मी चीफ की तैनाती से पहले भी इलेक्शन हो सकते हैं। डार साहब ने भी तासुर दिया और आज मरियम नवाज साहबा ने भी कहा कि इमरान खान को जाने दो अवाम में ताकि अवाम इससे सवाल पूछे, इसकी कारकर्दगी का टोकरा अपने सर पर उठाने की जरूरत नहीं है। और जितने भी नवाज शरीफ साहब के करीब लोग हैं वो ये तासुर देने के जल्दी इलेक्शन होना चाहिए। क्या दो धड़े बने हुए हैं इस वक्त नून लीग में, जल्दी और बाद में इलेक्शन वाले? धड़े तो नहीं है। देखें ये एब्स्ट्रैक्ट सी अरेंजमेंट्स होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें एक मिनिमम एजेंडा होता है जिसपे लोग इकट्ठे हुए होते हैं, लेकिन इख्तिलाफ राय जरूर हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ सिनेरियोज जो है ये कॉन्टिन्यूसली अंडर डिस्कशन रहते हैं कि अगर इलेक्शन होने हैं तो कब होने हैं, 3-4 महीने के बाद होने हैं या 7-8 महीने के बाद या 14 महीने के बाद, यानी इमीडिएटली या मिड टर्म या लॉन्ग टर्म या ड्यू डेट पे। तो ये इसमें कोई इख्तलाफ की बात नहीं है। हम इसके ऊपर अपने कोलिशन पार्टनर्स के साथ मशवरा करके तो बिकॉज हमारी सबकी 9 पार्टीज की जो स्टेक्स हैं इसमें उस पर फैसला करेंगे।
और कोई प्रेशर नहीं है सच हमारे ऊपर, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हम क्यों जो है पिछली हुकूमत की जो तबाही उन्होंने मचाई है 4 साल जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ जो है, उसका जो है ओनस जो है हमारे ऊपर क्यों आए और वो उसका किस तरह सियासी तौर पे हैंडल करना है हमने के रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन लोगों ने तबाही की है वो हमें शिफ्ट ना हो और वो उसका बर्डन जो है कैरी करें इलेक्शन के दौरान जो है। तो ये बेसिकली बैकग्राउंड है जिसको सामने रख के ये फैसला किया जा रहा है। साहब, आज आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि उनकी कल नवाज शरीफ साहब से बात हुई है, उसके बाद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस बात पर इत्तफाक हुआ है नवाज शरीफ साहब के साथ कि पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगे, नैब के रिफॉर्म्स होंगे और उसके बाद हमें लगा कि मईशत ऐसी है कि इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं तो जाएंगे। तो मईशत को संभालने में 2-3 महीने में तो नहीं संभलेगी। मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ, ये बिल्कुल उनकी बात सही है और ये सही सोच है। शाहजेब के ये जो रिफॉर्म्स हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स हो गए या नैब पे रिफॉर्म्स हो गए या कोई और इस तरह की जो एक इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशंस हैं, ये पिछले 4 साल से पीटीआई की गवर्नमेंट जब थी और अपोजिशन मुज़ाकरात चल रहे थे, वो मुज़ाकरात जो है एक वजह से या दूसरी वजह से जो है डेडलॉक का शिकार हो जाते थे। तो हम चाहते हैं कि ये नेक्स्ट इलेक्शंस में हम जो है ये सारी लेजिस्लेशन करके जाएं, खुसूसन जो है इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं। नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं, क्योंकि इतलात यही है कि नवाज शरीफ साहब को लगता है कि अगर अगले साल तक आप लोग गए तो सारा मलबा आप पर गिरेगा और आपकी कारकर्दगी पर सवाल हो रहा होगा, इसलिए फौरी इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। क्या ऐसा ही है? देखिए मियां साहब तो ऑब्वियसली सारी मशावरत के बाद जो है हमें गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। वो जो है इस वक्त मशावरत हो रही है, कोलिशन पार्टनर्स के साथ भी हो रही है, पार्टी के जो हयात की है उसमें भी मशावरत हो रही है, उसके बाद ही वो फैसला करेंगे। मेरा ख्याल है कि अभी जो सिमत का तयन जो है वो अल्टीमेटली कोलिशन पार्टनर्स के साथ मशावरत के बाद ही मियां साहब करेंगे। वैसे अब मसला ये है कि ज़ाहिर है इसका तो आपके पास वक्त है सियासी सिमत के लिए कि आप इसका फैसला करें, मगर मुआशी फैसलों का वक्त नहीं है। और आप देख रहे हैं रुपया आज 190 रुपए से ऊपर चला गया, स्टॉक मार्केट में मुसलसल मंदी है, बहुत अनसर्टेनिटी है। तो शहबाज शरीफ I fully agree with you कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और ये फैसला फौरी तौर पे होना चाहिए, ये कल भी नहीं आज भी होना चाहिए। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उससे ये जो स्लाइड है डाउनवर्ड्स जो है वो उसी तरीके से रुक सकती है कि हम कोई फैसला कर लें और उस फैसले को जो है सपोर्ट जो है कोलिशन पार्टनर्स की भी हो, बिजनेस कम्युनिटी की भी हो, स्टॉक मार्केट की भी हो, आप लोगों की जो एनालिसिस करते हो उन लोगों की भी हो। मोस्टली जो ओपिनियन आ रहा है सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वो रिफॉर्म्स के हक में आ रहा है, किसी ना किसी कोई बेरेबल जो है ना काबिल बर्दाश्त जो है उस हद तक या लेवल तक जो है वो रिफॉर्म्स कर दिए जाए। वैसे तो फिर ये बताइए ना, क्या शहबाज शरीफ साहब में बतौर वजीर आज़म इस गैर मकबूल फैसले की हिम्मत नहीं है कि वो अवाम को ये बता सकें या समझा सकें कि भाई या तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा या फिर यह है कि मुझे IMF के प्रोग्राम के तहत कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी और IMF की शराइत माननी पड़ेंगी जो गुज़िश्ता हुकूमत ने उनके साथ शराइत अग्री की थी, वो नहीं बता पा रहे हैं, इमरान खान के प्रेशर की वजह से डर रहे हैं? नहीं, प्रेशर की वजह से डर नहीं रहे। मैं समझता हूँ कि वो फैसला जो है ये आपकी जो एंजाइटी है इंशाल्लाह वील टेक केयर ऑफ इट इन नेक्स्ट 24 आवर्स इंशाल्लाह। तो 24 आवर्स में क्या इस वक्त डिस्कशन का है? पूरे मुल्क में इस वक्त एंजाइटी है जो रुपए का हालत है और जो इस वक्त हालात है। मुझे भी एंजाइटी है, आपको भी एंजाइटी है, मुझे भी एंजाइटी है, बहुत एंजाइटी है। मतलब अगर कॉन्फिडेंस अगर एक दफा हुकूमत के ऊपर से खत्म हो जाए, आपको याद होगा 2018 में तहरीक इंसाफ ने कुछ फैसले देर से किए, बाद में इमरान खान साहब मानते हैं IMF के पास फौरन जाना चाहिए था, मगर फिर मार्केट्स का कॉन्फिडेंस जल्दी बिल्ड नहीं हुआ हुकूमत के ऊपर। आप लोग भी लूज कर जाएंगे। 100% जो है आपके साथ मैं एग्रीमेंट में हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मेरी यही राय है। मैं आई फुली एंडोर्स योर ओपिनियन। आई एम ग्लैड कि एक क्रेडिबल वॉइस जो है वो आप ऐड कर रहे हैं अपनी इसमें, और ये दिस विल हेल्प, आई विल कन्वे टू द पार्टिसिपेंट्स ओवर हियर कि आपने ये कहा है। मगर मुझे साथ में फिर ये भी बताइएगा कि ये भी फैसला होगा कि पाकिस्तान ही में फैसले होंगे और पाकिस्तान का एक वजीर आजम और पाकिस्तान का एक फाइनेंस मिनिस्टर फैसला करेगा, क्योंकि वो मिफ्ता इस्माइल साहब
रैसम नहीं, एक मसला है, मेरी बात सुनिएगा। मिफ्ता इस्माइल साहब IMF से एग्री करके आते हैं और प्रेस रिलीज में होता है कि हाँ जी जो अनफंडेड सब्सिडीज हैं वो ख़त्म करेंगे। बाद में शहबाज शरीफ साहब कुछ और फैसला कर देते हैं, इसहाक डार साहब एक और इंटरव्यू दे देते हैं कि नहीं जी हमें तो प्रोग्राम ही नया करना चाहिए। तो या तो इसहाक डार साहब को पाकिस्तान लाके वजीर खजाना बना दें या फिर मिफ्ता इस्माइल साहब को बाइख्तियार वजीर खजाना बना दें। मैंने मिफ्ता वजीर खजाना है हमारा, इसमें कोई शक नहीं। देयर इज नो एब्सोल्युटली नो डुअलिटी एज फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और द फाइनेंस पॉलिसी इज कंसर्न। ये सारे कोलिशन पार्टनर्स के मशवरे से हम कर रहे हैं और आप जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं, मैं उससे एग्री करता हूँ कि ये डिले जो है इट इज हर्टिंग नाउ। ये बिल्कुल जो है वो आज मीटिंग में भी इस पर बात हुई है जी, बिल्कुल बात हो भी रही है और इंशाल्लाह ताला जारी रहेगी ये बातचीत जो है। मगर मुश्किल फैसले करने के लिए तैयार है आपकी हुकूमत या नहीं है, ये बता दीजिए। जी बिल्कुल मुश्किल फैसले करने के लिए हम तैयार हैं, बिल्कुल करने पड़ेंगे। जो तबाही और बर्बादी की जो दास्तान छोड़ गए हैं ये PTI वाले, अगर हमें जिम्मेदारी जो है पार्लियामेंट ने दी है तो हम उस जिम्मेदारी को बिल्कुल निभाएंगे भी और कुछ उसलूबी से निभाएंगे और पाकिस्तान की आवाम को एतमाद में लेके निभाएंगे कि ये एक मुश्किल फैसले हैं और इसकी जिम्मेदार जो है PTI है और PTI के जो आने वाले इलेक्शनों में जब भी उनका इनेकाद होता है उनको इसका जवाब देना पड़ेगा आवाम के सामने। ख्वाजा साहब, ज़ाहिर आप क्योंकि आप ऐसे पोर्टफोलियोज रहे हैं आपके पास कि आप मईशत को भी समझते हैं और फिर कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को भी समझते हैं। जब मुश्किल फैसले करेंगे, IMF का प्रोग्राम हो वो बहाल हो, फिर एक मुश्किल बजट हो, IMF की डिमांड है 7,000 अरब रुपए से ऊपर के टैक्सेस इकट्ठे हों अगले साल के लिए 300, तो फिर आप इस बजट के बाद अगला बजट ही देके जाएंगे ना, स्टेबलाइज करेंगे, अगले बजट को पॉपुलिस्ट बनाएंगे, उसके बाद इलेक्शन में जाएंगे। फौरी तौर पर मुश्किल फैसले अनपॉपुलर फैसले करके कैसे जाएंगे? ये जो आप बता रहे हैं रास्ता जो जिसका आप तयन कर रहे हैं, मेरा ख्याल है यही रास्ता मुनासिब होगा जो है। लेकिन मेरा मतलब मैं तो आपकी राय को इंडोर्स कर रहा हूँ, लेकिन फैसला अभी तक इसमें इस सिलसिले में कोई हुआ नहीं है। मतलब आपकी अपनी राय क्या है? फौरी इलेक्शन, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन या फिर अगले साल इलेक्शन? देखिए मैंने तो जो BBC को इंटरव्यू में कहा है वो तो प्योरली मैंने जो उन्होंने मुझे नवंबर में जो डिसीजन होने वाला है तयनाती का चीफ ऑफ स्टाफ की उसके हवाले से पूछा था, तो मैं उसके हवाले से जवाब दिया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये फैसला जो है ना, इट इज सब्जेक्ट टू द डिसीजन वी टेक ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। वो फैसला होगा तो उसके साथ ऑटोमेटिकली ये पॉलिटिकल फैसला भी है उसी लाइन में या उसी उसमें हो जाएगा इंशाल्लाह। मतलब अगर मुश्किल मुआशी फैसले किए तो आप कह रहे हैं फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी आप टाइम लेंगे? ये किस तरह एब्जॉर्ब करती है उन फैसलों को पाकिस्तानी अवाम जो है, इकोनॉमी किस तरह एब्जॉर्ब करती है, मार्केट किस तरह एब्जॉर्ब करती है, ये सारी चीजें देख के वो फैसला करना पड़ेगा। उस फैसले में इतनी अर्जेंसी नहीं है, लेकिन ये जो फैसला है इसमें बहुत अर्जेंसी है मईशत के हवाले से जो फैसला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं बिल्कुल जो सियासी फैसला है उसमें इतनी अर्जेंसी की ज़रूरत नहीं है जितना फौरी तौर पर मुआशी फैसले करने की अर्जेंसी, और वो कह रहे हैं कि मुश्किल फैसले करने के लिए हम तैयार हैं। अब देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं, अगर मुश्किल फैसले ना किए तो क्या पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट कर सकता है? इस वक्त मईशत कहाँ खड़ी है आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है, हुकूमत मुश्किल फैसले करने को तैयार नहीं है, IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं हुआ है, डॉलर 190 रुपये से ऊपर चला गया है, महंगाई में मजीद इजाफा होने के खदशात हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 10.5 अरब डॉलर्स के रह गए हैं। माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब बहुत शुक्रिया। पाशा साहब, ये हुकूमत की फैसला साजी में ताख़ीर करना 10.5 अरब डॉलर्स के ज़खायर के साथ 40 अरब डॉलर्स के तिजारती खसारे के साथ सिर्फ 10 माह में कितना महंगा पड़ सकता है पाकिस्तान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल बात यह है कि ये आज की जो हुकूमत है उससे हमें मुख्तलिफ इशारे मिलते रहे। रोज़ाना आप ये देखिएगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब कुछ कहते हैं और फिर लंदन से जो बात आती है वो कुछ और होती है। उससे भी जो अनसर्टनिटी है कि हमारी हुकूमत की पोजीशन क्या है वो वाज़ेह नहीं हो रही है, और इससे जिसे कहते हैं ना कि अनसर्टनिटी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के पास इस वक्त एक ही रास्ता मौजूद है और वो ये कि जल्द से जल्द IMF के साथ बातचीत करके आगे बढ़ें
इसलिए कि ये अनसर्टनिटी बढ़ती रही तो रुपए के कदर में और कमी आ सकती है, मार्केट में और गिरावट हो सकती है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि श्रीलंका में जब पीक पे था मसला तो उनका रुपया रोजाना 8 रुपए गिर रहा था, खुदा न खास्ता। लिहाजा एक्शन की जरूरत है। इस वक्त हुकूमत को आगे बढ़ना है और एक वॉइस हमें चाहिए इस हुकूमत से। साहब, और ये जो एक नाम गैर मकबूल होने की वजह से फैसला नहीं कर रहे हैं, अगर फैसला नहीं करते हैं तो रुपया और मजीद गिरा तो वैसे ही महंगाई और ज्यादा नहीं हो जानी है, ज़र मुबादला के ज़खायर और ज्यादा नहीं कम हो जाने हैं, डिफॉल्ट का खतरा नहीं पैदा हो जाना है जो और ज्यादा गैर मकबूल साबित हो जाएगा वैसे ही। यकीनन आप ये देखिए कि अगर रुपए के कदर में 1 या 2 रुपए की कमी आ रही है रोजाना, तो बाहर से जो चीजें हम मंगवाते हैं और खास तौर पे खाने पीने की चीजें जो हैं उनकी कीमतें तो नुमाया तौर पर बढ़ेंगी। अब आप एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं आटे का। आपको ये यकीनन ये खबर मिली होगी कि हमारी फसल इस साल गंदम की काफी कम रही है और पूरे साल भर में तकरीबन हमें 50 लाख टन इंपोर्ट करने हैं और बाहर की कीमत तकरीबन 2 गुना हो चुकी है। और अगर रुपए के कदर में कमी आती रहेगी तो और ज्यादा इजाफा होगा इंपोर्ट की कीमत में और इससे आर्थिक में जबरदस्त बहरान पैदा हो सकता है, खुदा न खास्ता। मतलब मुझे बताएगा कि जिस तरह सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को पैसे अगर दिए तो ये शर्त पर दिए कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाता है तो नजर आती है कि कम से कम एक स्टेबिलिटी आ जाए, मगर आपको लगता है डिफॉल्ट का खतरा बिल्कुल टल जाएगा या अदायगी इतनी है पाकिस्तान की कि खतरात मौजूद हैं और कर्ज इतना बढ़ गया है कि खतरात मौजूद हैं? दरअसल बात यह है कि आपके सामने 2 रास्ते और दोनों में इजाफा का खतरा मौजूद है कीमतों के बढ़ने का। अलबत्ता अगर आपका IMF प्रोग्राम तय हो गया और आपका 7th रिव्यू मुकम्मल हो गया तो इजाफा तो यकीनन होगा, इसलिए कि आपको सब्सिडीज कम करने पड़ेंगी, मगर उसके बाद में कुछ स्टेबिलिटी आने के इम्कानात ज्यादा इसलिए हैं कि रोल ओवर मिल जाएंगे आपको लोन्स वगैरह के और नया पैसा भी आना शुरू हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह से। अगर आप यह नहीं करते हैं तो ये खतरा मौजूद है कि रुपए की कदर में तेजी से गिरावट आती रहेगी और वही हशर हो रहा कीमतों का जो होना है अनफॉर्चुनेटली। तो इस वक्त आपके पास जो ऑप्शन है वो ये कि वक्ती तौर कोशिश होनी चाहिए कि उसके बाद इस्तेकाम पैदा हो और कुछ स्टेबिलिटी हमारी इकोनॉमी में आए। मतलब ये बताएगा कि ज़ाहिर बड़ा इख्तलाफ है इस बात पर, गुज़िश्ता हुकूमत कहती है कि इतना बड़ा खसारा नहीं होने जा रहा था, मौजूदा हुकूमत कहती है 5000 अरब रुपए से ऊपर का इस साल खसारा होने जा रहा था। कितना खसारा आपके ख्याल में बजट खसारा होने जा रहा है इस साल? 5,500 अरब तक का पहुंच सकता है, तारीख का सबसे बुलंद लेवल है। और अगर आप हमारा नया GDP का एस्टिमेट ले लें तो उसके लिहाज से भी ये साल तकरीबन 8 से 8.5% GDP का होगा, जबकि हमारा अंदाजा ये था कि कम GDP पर यह सिर्फ 6.3% होगा। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आपके जो रेवेन्यूज पेट्रोलियम लेवी से मिलने थे वो तो तकरीबन 450 अरब की शॉर्टफॉल उसमें ही है। दूसरी तरफ सब्सिडीज और ग्रांट्स में तकरीबन 700 से 800 अरब का इजाफा है। और तीसरी तरफ चूंकि आपने सरे सूद को 7 से 12.25% कर दिया है तो जो आपके कर्जों की इंटरेस्ट पेमेंट है उसमें भी बहुत इजाफा है। तो इस साल बजट का खसारा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है काफी हद तक और उसके नतीजे में आपको बोरोइंग करनी पड़ेगी, मनी सप्लाई में इजाफा होगा और इससे भी आपकी कीमतों में और अफरात-ए-ज़र में इजाफा होने का खतरा मौजूद है। तो बस अब एक और ट्रैप पे हुकूमत फंसी नजर आती है। अरे डिस्काउंट रेट गुज़िश्ता हुकूमत में 12.25% हो गया था, मगर उस वक्त भी नजर आ रहा था जैसे जैसे डिस्काउंट रेट बढ़ रहा था बैंक्स उसके बावजूद महंगे रेट्स पर हुकूमत को पैसा देने को तैयार थे। अब भी 12.25% है और 15% पर हुकूमत को जाकर पैसा लेना पड़ रहा है। अब हुकूमत क्योंकि IMF के प्रोग्राम के तहत स्टेट बैंक से बोरो कर नहीं सकती है और ये बात बैंक्स को पता है कि खसारा इनका बहुत बड़ा है, तो वो अपनी मनमाना रेट मांग रहे हैं। अगर वैसे भी IMF के प्रोग्राम में ना होते, स्टेट बैंक से बोरो करते, तब भी वो भी इन्फ्लेशनरी होता। तो ये फंस गई है हुकूमत
हुकूमत इससे कैसे निकले इस ट्रैप से? देखिए, बात आपकी बहुत मुनासिब है। हमें आखिरी 3 महीने जो इस साल के हैं, अप्रैल, मई, जून, हमें तकरीबन 2,500 से 3,000 अरब की बोरोइंग करनी है। ये तारीख का सबसे बुलंद लेवल है। और इसमें परेशानी की बात यह है कि बाहर से नेट इनफ्लो ना होने के बराबर हो चुका है, तो तकरीबन सारी बोरोइंग डोमेस्टिक बोरोइंग होगी। और बैंक जो हैं उनके पास डिपॉजिट्स में कोई खास इजाफा नहीं है। ओएमओस तो करेगा स्टेट बैंक, मगर उसके बावजूद खतरा ये मौजूद है कि सरे सूद जो है आपके ट्रेजरी बिल्स और पीआईबीज और इजारा सुकूक वगैरह सब की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होने का खतरा अनकरीब और होने का मौजूद है और हो चुका भी है। तो फिर कैसे निकला जाए पाशा साहब इस सूरत हाल से? बजट पहले लाएं, बजट मई के एंड तक ले आएं और उस बजट में सोच समझकर मुनासिब टैक्सेशन रिफॉर्म्स ले आएं। खास तौर पे डायरेक्ट टैक्सेस में बहुत गुंजाइश है। हमारे अमीर तबके को तकरीबन 2,000 अरब के आपने मुख्तलिफ कंसेशंस और रिलीफ दिए हुए हैं। अब वक्त आ गया है कि टैक्सेशन का निज़ाम प्रोग्रेसिव हो। आप बजट में अच्छे टैक्सेशन कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल्स लाएं और फिर सख्त अंदाज में खर्चों में कमी करने की कोशिश करें, खास तौर पे सब्सिडीज और ग्रांट्स में। और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में ज़्यादा बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा आपको बजट, मैं समझता हूं कि मई के आखिरी हफ्ते में ले आना चाहिए ताकि कुछ मार्केट में कॉन्फिडेंस पैदा हो। एक मुनासिब अच्छा सख्त बजट लाएं और उसके बाद में जो मुनासिब समझें, अगर इलेक्शन की तरफ जाना है तो जाएं, मगर इकॉनमी को थोड़ा स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा सकती है बजट के थ्रू। बहुत शुक्रिया। और सबकी राय आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। एक और खबर आई है जिससे तहरीक इंसाफ खुश नहीं है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ को आज एक और बड़ा धचका लगा है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 20 मुनहरिफ अराकीन कौमी असम्बली की नाअहली से मुतालिक रेफरेंस खारिज कर दिया है और ये सारे अराकीन नाअहल या डी सीट होने से बच गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 3 रुकनी कमीशन का मुत्तफ़िक़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि मज़कूरा अराकीन के खिलाफ रेफरेंस आइन के आर्टिकल 63(1)A के तहत साबित नहीं हुआ, क्योंकि इन अराकीन ने तहरीक अदम एतमाद में वोट ही नहीं दिया था, इसलिए इन पर आर्टिकल 63(A) के तहत नाअहली का इतलाक़ नहीं होता। अब अहम बात यह है कि ऐसा ही रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अराकीन से मुताल्लिक भी ज़ेर समाअत है और यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ और वाज़ेह है, क्योंकि इन तमाम अराकीन ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में हमजा शहबाज को वोट डाला था और पार्टी लाइन की भी खिलाफ वर्जी की थी। और अगर इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन से ये तमाम अराकीन डी सीट हो जाते हैं तो फिर सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63(A) की तशरीह पर मरकूज हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ से ये राय आनी है कि पार्टी लाइन की खिलाफ वर्जी करने वाला रुकन सिर्फ उसी मुद्दत के लिए डी सीट होगा या फिर ताहयात नाअहल हो जाएगा। ये इंतहाई अहम आईनी सवाल है। ताहम अब सुप्रीम कोर्ट की जो भी राय आए, कौमी असम्बली के मुनहरिफ अराकीन के सरों से ये तलवार हट गई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में इन अराकीन पर पार्टी लाइन से खिलाफ वर्जी साबित नहीं हुई है। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तहरीक इंसाफ सख्त तनकीद कर रही है। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि जिस तरह का फैसला इलेक्शन कमीशन ने आज किया, ऐसे फैसलों से इदारे तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। जो अराकीन सिंध हाउस में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी मीटिंग्स में शरीक हो रहे हैं, अपने वज़ीर आज़म और पार्टी चेयरमैन के खिलाफ साजिशों का कलीदी हिस्सा हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं, वो तहरीक इंसाफ ही का हिस्सा हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बिलडैत के सदर अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, इन अराकीन ने वोट वाक़ईतन नहीं डाला था, मगर सिंध हाउस में ये नजर आए थे, जिस बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि पार्टी ये छोड़ चुके थे। आप क्या समझते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है? क्योंकि तहरीक इंसाफ समझती है दुरुस्त नहीं है। जी, मेरे ख्याल में उनको हक है कि वो खुश ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने केस लूज़ किया है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था। ये कोई अजीब और हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि हम जो डिस्कशंस होती थी और अब हम इसको 63A को दोबारा भी पढ़ें तो जो डिफेक्शन की मुमकिन सूरतें हैं उनमें से किसी पे ये पूरा नहीं उतरते। और फिर ख़ास तौर पे आयशा गुलालाई के केस का जो फैसला हो चुका था उसमें तो मज़ीद इस पर वजाहत आ चुकी थी कि जब तक आप पार्टी छोड़ने के मामले को फॉर्मलाइज ना करें, यानी बाकायदा उसके ऊपर कोई रेजिग्नेशन हो और फिर उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए या किसी दूसरी पार्टी में बाकायदा शमूलियत कर ली जाए, तो फिर ही डिफेक्शन के ज़ुमरे में वो चीज़ें आती हैं। चूँकि इन्होंने वोट भी नहीं दिया था पार्टी की डायरेक्शन के ख़िलाफ़ और पार्टी को छोड़ने का कोई फॉर्मल
ऐलान या लिखत पढ़त नहीं हुई थी, तो इसलिए मेरे ख्याल में इनके ऊपर डिफेक्शन का केस नहीं बनता था। उस इम्कान के पेश नज़र के शायद ये वोट देंगे पीटीआई के खिलाफ, तो वो भी नहीं हुआ। तो इसलिए ये तो मुमकिन था, ये एक्सपेक्टेड था और उसमें कोई हैरानी की मेरे नज़दीक बात नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर वो नाखुश हैं तो उनके पास एक रास्ता मौजूद है, वो सुप्रीम कोर्ट पे तो अपील कर सकते हैं और गालिबन वो करेंगे भी। मगर जो दूसरा केस है वो पंजाब असेंबली का है, वहाँ तो बाकायदा वाजे है कि जो तहरीक इंसाफ के MPs हैं उन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया और इसीलिए वो वजीर आला बने। तो वहाँ आपको लगता है एक क्लियर केस है जिसमें डिसीट हो जाएगा? जी, पंजाब असेंबली के मामले में जो डिफेक्शन के केसेस सामने आए हैं उसमें पीटीआई का केस काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन मैं पहले समझता था कि शायद ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, यानी इसमें कोई बात ही नहीं है करने वाली, कोई साबित करने वाली। लेकिन अभी हाल ही में जो कल आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, उसमें जो आर्ग्यूमेंट सामने आया है कि ये अब ये उनके क्लेम के मुताबिक कि पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी ने जो पंजाब की असेंबली में है, उन्होंने तो कोई डायरेक्शन ही जारी नहीं की थी अपने MPs को कि उन्होंने कैसे वोट करना है। तो जो डायरेक्शन है वो इमरान खान साहब की तरफ से कोई ट्वीट्स हैं या असद उमर साहब की तरफ से कुछ इसी तरह के व्हाट्सएप हैं। तो जो 63A में लिखा हुआ है वो तो बड़े वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन होगी। तो ये एक टेक्निकल नुक्ता है, ये बात सही है, लेकिन बहरहाल टेक्निकलिटीज़ के बुनियाद पे मैंने फिर आशा गुल अल्लाह का हवाला दूंगा कि वो भी टेक्निकलिटीज़ के बुनियाद पे ही केस वो हार गए थे। तो अगर वाकई, अब मुझे ये नहीं पता क्योंकि अब क्रॉस आर्ग्यूमेंट जो होगा वो 13 तारीख को होगा, और अगर वाकई पार्लिमानी पार्टी ने कोई डायरेक्शन जारी नहीं की तो फिर इनका केस उतना स्ट्रांग मुझे नहीं लगता जितना मेरा ओरिजिनली ख्याल था कि होगा। बहुत शुक्रिया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहसन इकबाल की नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस में नैब रेफरेंस से बरियत की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जहां अदालत ने मंसूबे की ताखीर में और महज बदउनवानी पर एहसन इकबाल के खिलाफ केस बनाने पर नैब पर बरहमी का इजहार किया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ उवैस सुलई के मुताबिक समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि एहतसाब अदालत के ऑर्डर को आपने चैलेंज नहीं किया, आप इस हद तक मुतमईन हैं कि ये करप्शन नहीं सिर्फ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का केस है। समाअत के दौरान अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपने आहद चीमा वाला केस देखा, आपको अंदाजा है कि नैब ने कितना नुकसान पहुंचाया। आहद चीमा और उनकी तरह के दीगर अफसरान की दाद रसी और इजाला कौन करेगा? इस बात के नताइज हैं जो सामने आ गए हैं। एग्जीक्यूटिव बहुत सारे फैसले नेकनियती से करते हैं जिसका नुकसान भी हो सकता है, मगर वो करप्शन नहीं होती। ऐसा दुनिया भर में होता है, इसे करप्शन नहीं कहा जा सकता जिससे कोई माली फायदा ना उठाया गया हो। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि क्या आप असद मुनीर को वापस ला सकते हैं? क्या आप आहद चीमा और इन जैसे दीगर अफसरान का नुकसान पूरा कर सकते हैं? जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मजीद रिमार्क्स दिए कि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स एक अवामी मंसूबा था जिस पर पब्लिक फंड्स खर्च हुए, जिसमें कोई करप्शन नहीं हुई। समाअत के दौरान अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि इस प्रोजेक्ट की मंजूरी किसने दी? इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने इसकी मंजूरी दी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि यह प्रोजेक्ट आधा बन गया था, जो बनते बनते रुक गया, इसको किसने रोका? इस प्रोजेक्ट में ताखीर का नुकसान किस पर जाएगा? क्या आपने यकीनी बनाया कि पब्लिक फंड जाया ना हो? जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि नैब इस नुकसान का जिम्मेदार है। अब आप अपने खिलाफ रेफरेंस दायर क्यों नहीं करते? कहीं तो कोई जवाबदेह हो। इस प्रोजेक्ट पर 80 से 90% काम मुकम्मल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर की मेट्रो बस से मुताल्लिक तहकीकात से क्यों रोका था? सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने इसकी मंजूरी दी। जिस बॉडी ने प्रोजेक्ट की मंजूरी दी उसमें अकेला पटिशनर नहीं था। क्या सिर्फ इसे टारगेट किया गया? क्या उन्होंने बंदूक रखकर बाकी सबसे दस्तखत कराए थे? समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि सेक्रेटरी वजारत बैन सूबाई राब्ता इस केस में वादा माफ गवाह बन चुके हैं, जिन्होंने बताया कि उन पर दबाव डाला गया था। इस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल हुआ तो वो सेक्रेटरी बैन सूबाई राब्ता ने ही किया, जिसके पास असल अथॉरिटी थी। वो कैसे कह रहा है कि उस पर प्रेशर डाला गया? क्या बतौर चीफ जस्टिस मुझ पर कोई दबाव डाल सकता है? ये ऐसे कौन से कमजोर अफसरान हैं जो सब करके मुआफी ले लेते हैं? आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी में इसे मुआफी दी। तस्लीम शुदा बात है कि ये करप्शन का केस नहीं और आपने एक शख्स के वकार को नुकसान पहुंचाया। आज की समाअत में अदालत ने नैब को केस की मजीद तैयारी के लिए मोहलत देते हुए समाअत 6 जून तक मुलतवी कर दी। एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स की तामीर में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का रेफरेंस एहतसाब अदालत में ज़ेर समाअत है। एहसन इकबाल पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगा दिया गया है। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।